वो ट्रांजैक्शन आपके एमिंग बैलेंस को रिड्यूस कर रही है तो आप भी उसको रिड्यूस कर दोगे, बीइंग इट कैश बुक, बीइंग इट पासबुक। अब हमें ये तो पता है कि जब कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं करते, उनमें जब डिफरेंस आ जाता है, देन वी नीड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ लेट अस डिस्कस कि ये ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से इन दोनों बुक्स के बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा है। बिकॉज अकाउंट एक ही है बट आपके बैलेंसेस अलग अलग शो हो रहे हैं, सो यू नीड टू चेक व्हाट आर दोज एंट्रीज व्हिच आर कॉजिंग सच डिफरेंस। सो मैं साथ साथ वो एंट्रीज भी बताती जाती हूँ, किन एंट्रीज की वजह से डिफरेंस आ सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है एंड आपको उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है, राइट। सो साथ साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता देती हूँ। So in the particulars column, you will write the entries which are causing the difference between cash book and passbook. Cash book here means the bank column only, right? And जो अमाउंट है those will be shown in the plus or the minus column. अब कौन से अमाउंट को किस कॉलम में डालना है वो साथ साथ डिस्कस करते हैं, right? You will start with the balance of one book. For example, I am starting off with the balance as per cash book. कुछ बुक्स जो हैं वो आपके कि जिस बुक से आप बैलेंस स्टार्ट कर रहे हो तो उसका जो बैलेंस है वो प्लस आइटम में ही शो किया जाता है, वेदर इट इज अ डेबिट बैलेंस और द क्रेडिट बैलेंस, और नीचे जो आइटम्स आपको प्लस एंड माइनस करनी है वो चेंज हो जाती हैं। बट व्हाट आई एडवाइज इज दैट कि आप यहीं पे चेंजेस करो और नीचे वाली सारी ट्रांजेक्शन जो है वो एज इट इज ही चलेंगी। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, मतलब यू हैव अ बैलेंस इन योर कैश बुक, तो उसको आप प्लस कॉलम में शो कीजिए, एंड इफ यू हैव एन ओवरड्राफ्ट एज पर योर कैश बुक तो उसको आप माइनस कॉलम में शो कीजिए। आई रिपीट माई पॉइंट अगेन, इफ यू हैव अ डेबिट बैलेंस एज पर योर कैश बुक देन शो इट इन द प्लस कॉलम, and if you have an overdraft as per your cash book then show it in the minus column, as simple as that. Then नीचे के किसी भी एंट्री में, किसी भी प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर आप यहीं पे एडजस्टमेंट कर देते हो। कईयों में क्या होता है कि आप अपना जो बैलेंस है वो प्लस कॉलम में ही शो करते हो, अगर वो डेबिट बैलेंस है तो नीचे का प्रोसीजर यही रहेगा, बट अगर वो ओवरड्राफ्ट था उसको यहाँ पे शो तो प्लस कॉलम में किया जाएगा, बट नीचे का सारा प्रोसीजर जो है वो उल्टा हो जाएगा। सो दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग पॉइंट ओवर देयर। सो व्हाट आई विल एडवाइस यू कि आप यहीं पे शो कर दीजिए, अगर डेबिट बैलेंस है तो प्लस कॉलम में आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस कॉलम में आ जाएगा, वहीं पे सारा जो है वो सब सिंप्लीफाइड हो जाएगा। डन। अब आपको जब ये स्टेटमेंट बनानी है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि आप स्टार्ट कर रहे हो बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको जाना कहाँ है, इसको किसके साथ रिकंसाइल कर रहे हैं हम लोग, पासबुक के साथ। From the balance as per cash book, you need to reach at the balance as per your passbook. यहां पहुंचना हमें। So जैसे अर्जुन की एग्जाम्पल दी जाती है, always keep your eyes on your aim. So you need to always look at your aim. आपको पहुंचना कहाँ है, आप जिससे भी स्टार्ट कर रहे हो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको उसको टैली करना पासबुक के साथ। योर एम इज दिस, आपको ये निकालना है एट द एंड बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो योर एम विल बी योर बैलेंस एज पर कैश बुक। डन। अब जिसकी तरफ जाना है उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है ना। जो एम आपको चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हो, सो दैट यू आर वेरी वेल एबल टू अचीव दैट एम। हियर माई एम इज टू रीच एट द बैलेंस एज पर पासबुक, so I will work according to that only. So for that what I need to do is, अगर किसी ट्रांजेक्शन से, अब देखो आप दो चीजें कंपेयर कर रहे हो, एक कैश बुक का बैलेंस और एक पासबुक का बैलेंस, ठीक, हम इन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कैश बुक में कोई अमाउंट 1000 से डेबिट किया था, रिड्यूस किया था, राइट। आपकी पासबुक में भी सेम अमाउंट रिड्यूस होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए ना 1000। फॉर एग्जाम्पल पासबुक में एंट्री नहीं है, ठीक है, तो
आया इसका, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दोनों के बैलेंसेस 10,000 थे, अब इसका बैलेंस हो गया 9,000 और इसका बैलेंस 10,000 का 10,000 ही रहा. विद दिस ट्रांजेक्शन माई कैश बुक बैलेंस इज 1,000 शॉर्ट ऑफ माई पासबुक बैलेंस. इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि मेरा पासबुक का बैलेंस 1,000 से ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है, राइट. तो मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था, मुझे पहुंचना था बैलेंस एज पर पासबुक. मैं इसी के अकॉर्डिंगली काम करूंगी. तो इस एंट्री की वजह से मेरी पासबुक का बैलेंस 1,000 रुपीज से ज्यादा शो हो रहा है, राइट. तो क्या करेंगे हम लोग, अपनी कैश बुक का बैलेंस भी 1,000 से इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज हमें पहुंचना तो इवेंचुअली यहाँ ही है. तो अगर इसका बैलेंस 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, आपकी कैश बुक का बैलेंस भी 1,000 से इंक्रीज हो जाएगा. और अगर किसी ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो आप अपनी कैश बुक का बैलेंस भी यहाँ पे रिड्यूस कर दोगे. डन. लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि कौन कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट वन इज चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. दैट मीन्स आपने अपने कस्टमर को चेक दे दिया है, यू हैव मेड द पेमेंट, आपने अपने कैश बुक में बैंक कॉलम को रिड्यूस कर दिए क्रेडिट साइड पे एंट्री डाल के, बट द कस्टमर हैज नॉट प्रेजेंटेड द चेक इनटू द बैंक. उसने बैंक में जाके अभी तक उससे पैसे नहीं निकलवाए हैं. तो इसमें आपका फॉल्ट भी नहीं है, बिकॉज आप पेमेंट कर चुके हो और अपने अपनी कैश बुक पे एंट्री वो रिकॉर्ड कर दी है. एंड बैंक का फॉल्ट भी नहीं है, बिकॉज कस्टमर अभी बैंक के पास पैसे विड्रॉ करवाने पहुंचा ही नहीं है. बैंक के पास कोई इंटीमेशन नहीं है दैट यू हैव मेड अ पेमेंट, राइट. तो दोनों जगह से किसी का फॉल्ट नहीं है, बट द डिफरेंस इज देयर बिकॉज आप उसको क्रेडिट कर चुके हो अपनी कैश बुक में, आप अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस कर चुके हो, बट बैंक में अभी तक ऐसी कोई पेमेंट नहीं की गई है, बैंक को अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है, राइट. तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डिफरेंस तो क्रिएट हो जाएगा, बट फॉल्ट किसी का नहीं है, राइट. तो इस कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दोनों पार्टीज का फॉल्ट नहीं है, बट डिफरेंस इज देयर, सो यू नीड टू कंसीडर दिस एंट्री, राइट. अब इसमें हो क्या रहा है कि आपने पेमेंट कर दी, आपने अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस कर दिया, कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया और बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं की है, दैट मींस बैंक में वो बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ. सो कंपैरेटिवली पासबुक विल हैव मोर बैलेंस देन द कैश बुक, बिकॉज कैश बुक में पेमेंट होगी. अगर स्टार्टिंग में दोनों के बैलेंसेस 10-10 हजार थे और कैश बुक में से 1,000 की पेमेंट हो चुकी है, इसका बैलेंस रह गया 9,000 और पासबुक का बैलेंस अभी भी 10,000 पे स्टैंड कर रहा है. दैट मीन्स पासबुक हैज अ बैलेंस ऑफ 1,000 मोर देन द कैश बुक. पासबुक में बैलेंस ज्यादा है, तो आप अपनी कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज कर दोगे, उस अमाउंट को आप यहाँ पे प्लस कॉलम में ऐड कर दोगे. क्लियर. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड. आपने कोई चेक रिसीव किया था और आप वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा चुके हो, बट बैंक ने अभी तक वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, मतलब आपके बैलेंस को इंक्रीज नहीं किया. तो इसमें क्या हो रहा है, आपने वो चेक डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, आपने अपनी कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यू हैव इंक्रीज योर बैंक बैलेंस, राइट. बट बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने आपको बैलेंस इंक्रीज नहीं किया है, तो कंपैरेटिवली बैंक में वो बैलेंस कम होगा आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंगली. तो बैंक में अगर बैलेंस कम है तो आप अपना कैश बुक का बैलेंस पे रिड्यूस कर दोगे, उसको माइनस कॉलम में शो कर दोगे. क्लियर. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक. बैंक हैज गिवन यू सम इंटरेस्ट. अब देखो ये चीजें अपने माइंड में ध्यान रखो कि आप जब कैश बुक को डेबिट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर बैंक बैलेंस एज एन एसेट. हम पहले भी सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था कि हम क्या डेबिट और क्रेडिट करेंगे एज पर आवर कैश बुक एंड एज पर द पासबुक, राइट. तो कैश बुक के अकॉर्डिंगली अगर आप उसको डेबिट करते हो तो दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है बैलेंस, क्रेडिट करते हो वो रिड्यूस हो रहा है. पासबुक के अकॉर्डिंगली अगर वो क्रेडिट होगा दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है और डेबिट होगा दैट मीन्स रिड्यूस कर रहा है, राइट. तो बैंक ने आपका इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, दैट मीन्स बैंक ने पासबुक में बैलेंस बढ़ा दिया है, आपकी कैश बुक में बैलेंस वो इंक्रीज नहीं हुआ, तो अब इंक्रीज करोगे बिकॉज आर एम इज टू रीच एट द बैलेंस एज पर पासबुक. तो पासबुक के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे. पासबुक का बैलेंस अगर इंक्रीज हो गया तो आप अपनी कैश बुक का बैलेंस भी यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक. इस जब अगर बैंक इंटरेस्ट दे सकता है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है और बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं. आप वेटिंग वगैरह यूज करते हो, करंट अकाउंट में बहुत सारे चार्जेस होते हैं दैट यू हैव टू पे. तो अगर बैंक ने वो चार्जेस ले लिए हैं अपनी तरफ से, पासबुक में वो बैलेंस कम हो गया आपका,
बट आपको अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया, तो फॉर द टाइम बीइंग आपकी कैश फ्लो का बैलेंस ज्यादा होगा विद दैट अमाउंट विच द बैंक हैज चार्ज एज एन इंटरेस्ट और द बैंक चार्जेस। तो अगर बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज करके आपके बैलेंस को रिड्यूस कर दिया है, तो आपको भी वही पासबुक के बैलेंस पर जाना, तो आप भी अपना कैश फ्लो का बैलेंस जो है वो रिड्यूस कर दोगे। ये कहाँ शो हो जाएगा? माइनस कॉलम में, राइट। नेक्स्ट इज पेमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब इसमें दो तीन तरह की ट्रांजेक्शन आ सकती हैं। एक चीज ये हो सकती है कि आपके कस्टमर ने आपको चेक नहीं दिया, उसने डायरेक्टली आपके बैंक में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा दिया बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और व्हाटसोएवर मींस, या बैंक इज परफॉर्मिंग एजेंसी फंक्शन फॉर यू एंड बैंक हैज कलेक्टेड द पेमेंट ऑन योर बिहाफ, राइट। या तो आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए, या बैंक ने बीइंग योर एजेंट आपके बिहाफ पे कोई पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर लिया। इट कैन बी इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट कैन बी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनीज, इट कैन बी पेमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन योर बिहाफ और बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन योर बिहाफ, राइट। तो in whatsoever scenario, if the bank has collected some payment, that means your balance as per passbook will be increasing. So आप corresponding अपना कैश फ्लो का बैलेंस भी क्या करोगे? इंक्रीज कर दोगे, राइट। नेक्स्ट इज इसके ऑपोजिट पेमेंट मेड बाय द बैंक। वहां पे बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट की थी, यहाँ पे बैंक क्या कर रहा है? हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है। अगेन एजेंसी फंक्शंस हो सकते हैं कि बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया आपके किसी कस्टमर को, आपको कोई बिल पे करने वाला रहता था, बैंक ने वो पे कर दिया, आपने किसके अपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट आ गई, बैंक ने वो पे कर दिया, राइट। प्रोवाइडेड आपने बैंक को वो डायरेक्शन जो है वो दे दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर बैंक ने वो पेमेंट कर दी है तो एज पर पासबुक योर बैलेंस विल बी लेस देन योर कैश बुक। तो आप क्या करोगे? अपनी कैश बुक का बैलेंस भी कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे? हम लोग रिड्यूस कर देंगे, उसको भी नेगेटिव कॉलम में शो कर देंगे। देन नेक्स्ट इज चेक डिसऑनर्ड। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने तो चेक वो डिपॉजिट, आपने किसी से जो चेक रिसीव किया था, आपने डेटर से या किसी और पर्सन से, आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था, राइट। तो आपने अपनी तरफ से क्या की? वो एंट्री, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। बट जब बैंक ने उसको क्रेडिट करना चाहा तो उस टाइम पे पता चला दैट चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, द पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम दैट डेटर, राइट। तो आपके क्या होगा? यहाँ पे पासबुक में वो बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा बैंक अकाउंट में, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपका वो पासबुक का बैलेंस रिड्यूस्ड होगा एज कंपेयर टू योर कैश बुक बैलेंस। तो पासबुक का बैलेंस अगर कम है तो कैश बुक का बैलेंस भी कम कर दोगे, इसको भी नेगेटिव कॉलम में शो कर दोगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। आपने चेक रिसीव किया था किसी कस्टमर से, यू हैव debited your bank account in your cash book, but you have not deposited that check into the bank, omitted to be banked। आपने उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया। तो अगर आपने डिपॉजिट नहीं करवाया तो बैंक को सपना थोड़ी आएगा कि आपने किसी पर्सन से चेक रिसीव किए, राइट, कि आपके पास कोई चेक है जिसको आप अपनी कैश बुक में डेबिट कर चुके हो। आपको बैंक को बताना पड़ेगा। तो जब तक आपने वो बैंक को नहीं बताया तब तक बैंक आपकी पासबुक में कोई एंट्री नहीं करेगा, दैट मीन्स आपका बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा। बट कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने अपनी कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज कर दिया है, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपका कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा होगा। दूसरी लैंग्वेज में बोले तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। तो आप अपनी कैश बुक का बैलेंस को भी रिड्यूस कर दोगे। यू विल पुट दिस अमाउंट इन द माइनस कॉलम। डन। नेक्स्ट इज रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट। अभी किसी के साथ भी गलती हो सकती है, दिस कैन बी द एरर ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक और ऑन योर पार्ट, दैट मीन्स इन योर कैश बुक ऑल्सो। सो इसका इफेक्ट क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं पहली एग्जाम्पल लेती हूँ, द रॉन्ग डेबिट हैज बीन गिवन इनटू द पासबुक, राइट। अगर पासबुक में गलती से बैंक ने कोई अमाउंट जो है वो डेबिट कर दिया, उसका मतलब क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे आपने ये नहीं देखना क्या सही था क्या गलत था, हमने इन दोनों को मैच करना है, राइट। तो अगर पासबुक में वो बैलेंस इवन इफ बाय मिस्टेक रिड्यूस हो गया है, आप अपनी कैश बुक का बैलेंस भी रिड्यूस कर दोगे फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस, राइट। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे अगर पासबुक में हुआ है। और अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस हो गया, दैट मीन्स पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, आप अपनी कैश बुक का बैलेंस भी इंक्रीज कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे अगर ये जो है वो पासबुक में होते हैं। और अगर यही चीज कैश बुक में हुई हो, कैश बुक में आपने गलती से
कुछ अमाउंट जो है वो डेबिट कर दिया। कैश बुक में डेबिट करने का मतलब आपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया है, तो कंपैरेटिवली पासबुक का बैलेंस कम होगा। पासबुक का बैलेंस अगर कम है तो आप अपनी कैश बुक का बैलेंस भी कम करोगे, राइट। तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग। और अगर क्रेडिट आपने गलती से कैश बुक में दे दिया, दैट मीन्स आपने कैश बुक का बैलेंस क्या किया, रिड्यूस कर दिया। कंपैरेटिवली पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसको क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, ऐड हो जाएगा। ये क्लियर है। अब ये कुछ रीजंस थे दैट कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक। इसी तरह बहुत सारी एंट्रीज होंगी जो कि डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। सबको पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, बट आपके माइंड में लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन आपको शो की गई उसका करना क्या है एक्चुअली। तो द लॉजिक इज स्टिल द सेम। जहां आपका एम है आपको उसको अपने माइंड में रखना है, और जो भी उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपके उस एम पे होगा वही आपने यहाँ पे शो कर देना है। अगर वो ट्रांजेक्शन आपके एमिंग बैलेंस को इंक्रीज कर रही है तो आप भी उसको इंक्रीज कर दोगे। अगर वो ट्रांजेक्शन आपके एमिंग बैलेंस को रिड्यूस कर रही है तो आप भी उसको रिड्यूस कर दोगे। बीइंग इट कैश बुक, बीइंग इट पासबुक, द प्रोसीजर इज सेम। ठीक, यहाँ पे हमने कैश बुक के अकॉर्डिंगली किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही प्रोसीजर करती हूँ स्टार्टिंग विथ बैलेंस एज पर पासबुक, देन आई हैव टू रीच एट बैलेंस एज पर कैश बुक। मुझे यहाँ पहुंचना है तो मैं इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सारी ट्रांजेक्शन्स करूंगी। तो जो भी ये एंट्रीज हैं सबका इफेक्ट जो है वो अब कैश बुक के ऊपर देखा जाएगा। अगर इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप उनको ऐड कर दोगे, और अगर इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो आप इनको रिड्यूस कर दोगे। आई होप इट इज क्लियर। सो आफ्टर एंटरिंग all these transactions over here in the plus and minus column, what you need to do, you need to total those transactions, right? If the plus column is greater than the minus column, that means you have a positive balance that will show balance as per passbook or the balance as per cash book. If you show it over here तो आपका balance आएगा। But on the other hand, if the minus balance is more than the plus balance, that means you have a negative balance, so that will show your overdraft as per your passbook or your cash book, whatever you are solving the question with. Done? अगर प्लस कॉलम का बैलेंस ज्यादा आएगा तो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, बट अगर माइनस कॉलम का बैलेंस ज्यादा आएगा तो वो आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आएगा, राइट। एट द एंड आपका टोटल जो है वो मैच करना चाहिए, राइट। सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट showing the reasons for differences in your cash book and passbook balance. I hope it is clear to each one of you. If you have any doubt in this session, do let me know in the comment section below. And if you learned something from this session, give this video a big thumbs up and subscribe to my channel. Also, don't forget to hit that bell icon so that you get notified whenever I post my next video. Thank you so much for watching this video. I'll see you next time. Till then, goodbye and take care.